नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम विश्व आर्थिक मंच के दावोस सम्मेलन में संबोधन। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आज राष्ट्रीय कैडेट कोर की रैली को संबोधित करेंगे। 3 और राफाल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल। कोरोना महामारी के दौर में भारत ने 150 से अधिक देशों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई। भारत में निर्मित कोविशील्ड टीके की 5 लाख खुराकें आज श्रीलंका भेजी जाएंगी। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ चीन के वुहान में कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच करेंगे। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी से देश एक साथ लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करेंगे। विश्व भर के 400 से अधिक प्रमुख उद्योगपति इस बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस बैठक में मानवता की भलाई के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से चौथी औद्योगिक क्रांति के मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विश्व की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे भारत में हो रहे सुधारों, प्रौद्योगिकी के बढ़ते इस्तेमाल और अन्य मुद्दों सहित देश से संबंधित कई व्यापक विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। दावोस संवाद के तहत विश्व आर्थिक मंच की ओर से कोरोना महामारी के बाद की दुनिया में आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने की बड़ी पहल के एजेंडे पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के करियप्पा मैदान में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की रैली को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सूचना प्रौद्योगिकी मंच प्रगति की 35वीं बैठक की अध्यक्षता की। ये योजनाओं की समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें शामिल हैं। बैठक में 9 परियोजनाओं और 1 कार्यक्रम सहित 10 विषयों की समीक्षा की गई। 9 में से 3 परियोजनाएं रेल मंत्रालय, 3 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और 1 परियोजना उद्योग और आंतरिक व्यापार, विद्युत मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय की हैं। 54,675 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं 15 राज्यों से संबंधित हैं। इनमें ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इस बैठक में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को ढांचागत परियोजनाओं की बाधाओं को जल्द दूर करने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 375 रुपए की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। अब इसकी कीमत 10,335 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस फैसले से कोपरे की खेती करने वाले लाखों किसानों को, विशेषकर 12 तटीय राज्यों के किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के क्रम में ये एक महत्वपूर्ण पहल है। Today, Cabinet met and was chaired by Prime Minister Narendra Modi, and we have decided to increase the MSP of milling copra as well as ball copra. So we have increased it by 52% over and above the cost of production. This year, 375 rupees increased and is now 10,335. श्री जावड़ेकर ने कहा कि ऐसा देखा गया है कि जब सरकार कीमतों को बढ़ाती है तो बाजार में भी इसका सकारात्मक असर पड़ता है।
ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के सदस्यों ने कार्यनीतिक भागीदारी तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता आपसी विश्वास और सहयोग को मजबूत करने तथा वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और टिकाऊपन बढ़ाने के लिए किया गया है। इस भागीदारी से जानकारी का व्यापक आदान प्रदान बढ़ेगा। ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का पूर्ण सदस्य बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ऊर्जा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्य और भारत इस भागीदारी के तौर तरीकों का फैसला करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सचिवालय भारत में सहयोग की गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। सचिवालय इस भागीदारी को और विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्यों और भारत के बीच विचार विमर्श को सुगम बनाएगा। संसद के बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने 31 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 29 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं। सरकार ने भी लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू संचालन के लिए 30 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबोधन के साथ शुरू हो रहा है। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल आर्थिक सर्वेक्षण संसद में प्रस्तुत करेंगे। कोविड महामारी को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दिन में 2 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। बजट सत्र का पहला भाग 15 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा भाग 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। देश के राफाल लड़ाकू विमानों के बेड़े में 3 और विमान शामिल हो गए हैं। ये विमान फ्रांस से उड़ान भरने के बाद सीधे कल रात भारत पहुंचे। भारतीय वायुसेना ने कहा कि 3 राफाल विमान अंबाला में भारतीय वायुसेना अड्डे पर उतरे। उड़ान के दौरान ही इन विमानों ने ईंधन भरने के साथ ही 7000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। इससे पहले फ्रांस से ये विमान दिन में रवाना हुए थे। अंबाला स्थित राफाल स्क्वाड्रन में नए जेट विमानों के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की शक्ति और बढ़ जाएगी। भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस से 36 राफाल लड़ाकू विमानों के लिए दोनों देशों के बीच 59,000 करोड़ रुपए का व्यापारिक करार किया था। इन जेट विमानों के शामिल होने से भारतीय वायुसेना के पास राफाल विमानों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के नवनियुक्त रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन से बात की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रक्षा सहयोग और मजबूत बनाने की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि रणनीतिक साझेदारी मजबूत बनाने के लिए उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दिल्ली में लाल किले में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा से होने वाले नुकसान का कल जायजा लिया। श्री पटेल के साथ उनके मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री पटेल ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा है, जिसे गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से मामले की प्राथमिकी दर्ज कराने को भी कहा। मैंने 2 निर्देश दिए हैं। तत्काल रिपोर्ट बनाई जाए और वो गृह मंत्रालय को सौंपी जाए, और दूसरा कि FIR तत्काल हो, क्योंकि एएसआई के मॉन्यूमेंट में लेयर्स है हमारी अपने कैटेगरी के हिसाब से। तो इसलिए मैंने कहा है कि अभी ये तैयारी प्रशासनिक अधिकारी कर लें, ताकि उस आधार पर FIR सुनिश्चित हो सके कि हमको कितनी FIR करनी है। रिपोर्ट आने के बाद बाकी चीजें स्पष्ट हो सकेंगी। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा इसलिए भड़की क्योंकि प्रदर्शनकारी किसानों ने बैठकों में पहले तय किए गए नियमों और शर्तों का पालन नहीं किया। पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव ने मीडिया से कहा कि ट्रैक्टर रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों के हिंसक व्यवहार के बावजूद पुलिस ने अधिकतम संयम से काम लिया। जब हमारी किसी से अग्रीमेंट हुई है, हम अग्रीमेंट को अपने इंतजाम करके हम उस अग्रीमेंट पे हम अमल रहना चाहते थे, क्योंकि वही एक तरीका था जो कि हम सभी के हित में था। दिल्ली पुलिस ने जो इंतजाम किया है वो उसी का नतीजा था कि इन सब के बावजूद भी जिस प्रकार की जो वायलेंस हुई, एक भी व्यक्ति का मौत पुलिस के एक्शन से नहीं हुआ, और पुलिस ने संयम बरत करके इन सारे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो उत्पन्न हुआ था उस पे बखूबी ठीक से इसको निकाला।
पुलिस आयुक्त ने कहा कि हिंसा को लेकर 25 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के 394 जवान घायल हुए हैं और कुछ अस्पतालों में आईसीयू में भर्ती हैं। पुलिस आयुक्त ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्तियों के साथ ही 30 पुलिस वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 50 अन्य को हिरासत में लिया गया है। पुलिस आयुक्त ने कहा कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उधर कुछ किसान संगठनों ने किसान आंदोलन से अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा की। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय संयोजक वीएम सिंह ने कहा कि वो ऐसे तत्वों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं रह सकते जिनकी दिशा अलग है, इसलिए राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन आंदोलन से हट रहा है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि कल दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उससे उन्हें बहुत दुख पहुंचा है, इसलिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन से हटने का फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में कल संवाददाताओं से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसानों को उत्तेजित करते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पूरे देश में अशांति पैदा करना चाहती है। कांग्रेस ने लगातार उकसाने का काम किया किसानों के आंदोलन में। पंजाब में उनकी सरकार है। राहुल गांधी लगातार केवल समर्थन नहीं कर रहे थे, उकसा रहे थे। सीएए में भी ऐसा ही हुआ। कांग्रेस की रैली होती है, सड़क पर आने की वो उकसाते हैं और दूसरे दिन से सड़क पर आंदोलन शुरू होता है। वैसा ही ये भी आंदोलन है। कांग्रेस हताश है, निराश है, चुनाव में हार रहे हैं। कम्युनिस्टों की भी वही हालत है। वो किसी भी तरह से देश में अशांति तैयार करना चाहते हैं। कोई दंगा भड़के, कोई अशांति हो, कोई हिंसा हो, पुलिस सख्ती करे, पुलिस फायरिंग करे, लोगों की जान माल की हानि हो और फिर भड़काया जाए माहौल। यही कांग्रेस की राजनीति अब बच गई है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि मंगलवार को हुई हिंसा में शामिल और उत्तेजित करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने रैली के दौरान काफी संयम दिखाया है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कंपनी नाल्को की ब्राउन फील्ड विस्तार परियोजना सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक पत्र के उत्तर में उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय ओडिशा के अंगुल जिले में परियोजनाओं को चालू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। श्री धर्मेंद्र प्रधान को लिखे पत्र में श्री जोशी ने कहा कि कंपनी की क्षमता बढ़ाने की प्रस्तावित योजनाएं प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण में शामिल हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री प्रधान ने एल्यूमीनियम की प्रचुरता को देखते हुए अंगुल में नाल्को के एल्यूमीनियम स्मेल्टर प्लांट की वार्षिक क्षमता 4,60,000 टन से बढ़ाकर 10 लाख टन करने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने परियोजना के लिए बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1400 मेगावाट के फीडर कैप्टिव पावर प्लांट को भी शुरू करने का प्रस्ताव रखा था। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद आज वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल तेजस का शुभारंभ करेंगे। तेजस से नागरिक केंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराने और नीतिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करने तथा सरकारी सेवाओं की दक्षता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद सम्मेलन में संबोधन। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आज राष्ट्रीय कैडेट कोर की रैली को संबोधित करेंगे। 3 और राफाल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल। कोरोना महामारी के दौर में भारत ने 150 से अधिक देशों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई। भारत निर्मित कोविशील्ड टीके की 5 लाख खुराकें आज श्रीलंका भेजी जाएंगी और विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ चीन के वुहान में कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने कोविड महामारी के दौरान 150 से अधिक देशों को चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण उपलब्ध कराए हैं। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्थान के 14वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे ही भारत में सामूहिक टीकाकरण आरंभ हुआ, तभी से हमने अपने निकटतम पड़ोसी देशों को भी टीके की आपूर्ति शुरू कर दी। As a country that provided during this pandemic medical supplies and equipment to more than 150 nations,
many of them as grants. India supports greater coordination among responders. Even as we have begun mass vaccination at home, Indian vaccine supplies to our immediate neighbors have started. This is expected to cover other partner countries in the coming days. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आने वाले दिनों में अन्य साझेदार देशों को भी दवा उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि दुनिया सिर्फ और अधिक सामूहिक प्रयासों से लाभान्वित हो सकती है ताकि हम गंभीर मुद्दों से निपट सकें। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आने वाले दिनों में महामारी का मुकाबला स्वाभाविक रूप से वैश्विक एजेंडे पर होगा। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर विदेश मंत्री ने कहा कि वैश्विक प्रतिबद्धताओं को बरकरार रखने के लिए अमेरिका के रुख का व्यापक रूप से स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत आज अपने विश्वास और विश्व की राय दोनों को दर्शाता है क्योंकि वो अपने अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करता है, अपने वन विस्तार, जैव विविधता का विस्तार कर रहा है और प्रभावी जल उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों का आज महत्वपूर्ण दिन है। भारतीय सीरम संस्थान द्वारा निर्मित कोविशील्ड टीके की 5 लाख खुराक आज कोलंबो पहुंच रही है। कोविड वैक्सीन का श्रीलंका को दिया गया ये उपहार भारत की टीका मैत्री पहल का एक हिस्सा है, जिसके अंतर्गत भारत ने इस क्षेत्र के अन्य 7 देशों को कोविड टीका उपहार में दिया है। मानवता के आधार पर कोविड महामारी के दौरान भारत के पड़ोसी प्रथम की नीति और सागर सिद्धांत के अंतर्गत श्रीलंका का पहला स्थान है। पिछले वर्ष सितंबर माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष को टीका दिए जाने का वायदा किया था। श्रीलंका ने इस वर्ष 23 जनवरी को टीके की आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। गृह मंत्रालय ने कल कोविड-19 महामारी की निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के बारे में दिशा निर्देश जारी किए। नए दिशा निर्देश 1 से 28 फरवरी के लिए जारी किए गए हैं। एक रिपोर्ट। ये दिशा निर्देश पिछले 4 महीने से कोविड महामारी से लड़ाई में उपलब्धि को और सुदृढ़ बनाने के लिए जारी किए गए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार महामारी पर पूरी तरह काबू पाने तक सावधानी बरतने और निगरानी, नियंत्रण तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने की नीति अपनाने पर जोर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर जिलाधिकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों पर विचार करते हुए छोटे स्तर पर सावधानीपूर्वक कंटेनमेंट जोन बना सकेंगे। स्थानीय स्तर पर पुलिस और नगर निगम अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का सख्ती से पालन किया जा रहा अथवा नहीं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें ये सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगी कि लोग मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करें। इसके अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की गतिविधियों की अनुमति दी गई है, लेकिन इस दौरान मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करना होगा। सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षा, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं को अधिकतम 50% क्षमता के साथ पहले ही अनुमति दी गई है। निर्देश के अनुसार अब संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार इस तरह के आयोजनों में लोगों की संख्या निर्धारित की जा सकेगी। सिनेमा हॉल और थिएटरों में 50% सीटिंग क्षमता के साथ गतिविधियों की अनुमति पहले ही दे दी गई थी, अब उन्हें और अधिक सीटिंग क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए गृह मंत्रालय के परामर्श से सूचना और प्रसारण मंत्रालय संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि अब स्विमिंग पूल में सबको जाने की अनुमति होगी। इसके लिए गृह मंत्रालय के परामर्श से युवा कार्य और खेल मंत्रालय संशोधित दिशा निर्देश जारी करेगा। बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी हॉल की पहले से ही अनुमति थी, लेकिन अब सभी प्रकार के प्रदर्शनी हॉल को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इसके लिए वाणिज्य विभाग संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बढ़ाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की स्थिति के आकलन के आधार पर गृह मंत्रालय के परामर्श से निर्णय लेने की अनुमति दी गई है। समाचार कक्ष से धर्मेंद्र। सरकार ने कहा है कि देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 20,29,000 से अधिक लाभार्थियों को टीके लगाए जा चुके हैं। भारत ने कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। सरकार की समय रहते कार्रवाई और समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखने से कोरोना के दैनिक मामले लगातार घट रहे हैं। इससे कोरोना से हुई मौतों की संख्या में भी लगातार कमी आई है। कोरोना वायरस के सामने आने के 8 महीने बाद संक्रमण से प्रतिदिन की मृत्यु दर घटकर 120 से भी कम रह गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि कोविड-19 का टीका कोवैक्सीन ब्रिटेन में वायरस के नए रूप और भारत में फैल रहे वायरस से बचाने में समान रूप से प्रभावी है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने आईसीएमआर के सहयोग से विकसित किया है।
ब्रिटेन में नोवेल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के नए रूप बदलने के बाद उसके सभी रूपों को पहली बार ICMR NIV में सफलतापूर्वक अलग किया गया और जांच में इसका उपयोग किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,99,299 लोगों का टीकाकरण किया गया है। नई दिल्ली में अपर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अब तक कुल 23,28,000 और 779 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि कोविड का टीका लगवाने के बाद किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में सही जानकारी का प्रचार प्रसार करने और अफवाहों को दूर करने के लिए विभिन्न पक्षों को साथ लेकर चलना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 कोविड के टीके के विकास के लिए जाना जाएगा और दुनिया के सामने इस साल की चुनौती सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों को टीके लगाने की होगी। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 96.91% हो गई है। एक दिन में 13,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 1,03,59,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोविड से प्रभावित लोगों की संख्या तेजी से घट रही है। इस समय 1,76,000 मरीज हैं, जो कुल मामलों का केवल 1.65% है। उत्तर प्रदेश में कोविड टीकाकरण का दूसरा अभियान आज से शुरू होगा। राज्य सरकार ने टीकाकरण के लिए सप्ताह में 2 दिन निर्धारित किए हैं। राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों को आज और कल कोविड टीका लगाया जाएगा और साथ ही अगले चरण में 4 और 5 फरवरी को भी उनका टीकाकरण होगा। इसके बाद ये टीके अगले चरण में अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को लगाए जाएंगे। राज्य सरकार ने सप्ताह में 2 दिन गुरुवार और शुक्रवार को कोविड टीकाकरण के लिए निर्धारित किया है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात के स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पहले चरण का टीकाकरण समय से और भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पूरा किया जाए। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में महज 168 कोविड के नए मरीज सामने आए हैं और प्रदेश में इस समय 6,368 सक्रिय कोविड मरीज अस्पतालों में मौजूद हैं। राज्य में अब तक 2,74,00,000 से अधिक कोविड टेस्ट किए गए हैं और लगभग 15 करोड़ से अधिक लोगों के साथ कोरोना संक्रमण की जानकारी के लिए संपर्क किया गया है। विशेष सर्विलांस अभियान के तहत राज्य की 75% से ज्यादा आबादी के साथ स्वास्थ्य कर्मियों ने संपर्क स्थापित किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात में राज्य सरकार ने 9 से 11वीं तक की कक्षाएं 1 फरवरी से शुरू करने के आदेश दिए हैं। सरकार ने निजी कोचिंग संस्थानों को भी 9 से 12 तक के कोचिंग क्लास शुरू करने की अनुमति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये निर्णय कल मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल के निर्णय की जानकारी देते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने कहा कि कक्षा 10 और 12 के लिए पहले से घोषित मानक संचालन प्रोटोकॉल कक्षा 9 और 11 के लिए भी लागू होगी। निजी ट्यूशन क्लास शुरू करने की मंजूरी सिर्फ कक्षा 9 से 12 के लिए दी गई है। राज्य सरकार ने कक्षा 10 और 12 के लिए स्कूल शुरू करने की पहले से ही मंजूरी दी हुई है। इस बीच राज्य में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 353 नए मामले दर्ज हुए, जबकि 462 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 96.79 हो चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल 3,787 लोगों को टीके लगाए गए। इसके साथ ही राज्य में अब तक 95,909 लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में अब तक 1,50,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जा चुका है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में वैक्सीन लगाने के लिए 6 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। महाराष्ट्र में 528 केंद्रों पर कल 41,470 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया गया। गढ़चिरौली जिले में सबसे अधिक 126% टीकाकरण हुआ, जबकि सातारा, धुळे, वर्धा, जालना और बुल्डाना जिलों में 100% टीकाकरण हुआ। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास ने बताया कि राज्य में अब तक कुल 1,78,371 स्वास्थ्य कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया है। इसी बीच राज्य में कोविड-19 के 2,171 नए मामले दर्ज हुए, जिसके साथ कुल मरीजों की संख्या 20,15,524 हो गई। वहीं 32 मरीजों की मृत्यु के साथ कुल मृतकों की संख्या 50,894 हो गई। दूसरी ओर 2,556 मरीजों को स्वस्थ होने पर कल घर भेज दिया गया, जिससे स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 19,20,006 हो गई है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के 13 विशेषज्ञों का दल चीन के शहर वुहान से कोरोना वायरस महामारी की उत्पत्ति की जांच करेगा। ये टीम संबंधित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए तैयार है। जांच टीम के सदस्य तकनीकी रूप से अपना 14 दिन का पृथकवास आज पूरा करेंगे। वुहान पिछले साल वैश्विक कोविड महामारी के प्रकोप का केंद्र था। ये टीम ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि वर्ष 2019 के अंत में वायरस पहली बार कैसे उभरा था। पूरी दुनिया की नजर इस जांच पर होगी, जिसमें कई बार विलंब हुआ है। पिछले 2 सप्ताह से टीम वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे और चीन के वैज्ञानिकों के साथ बातचीत कर रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। देवेंद्र, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हिंसा अखबारों की बड़ी खबर है। पंजाब केसरी के शब्द हैं, उन्होंने किया विश्वासघात, पुलिस आयुक्त की चेतावनी, बख्शे नहीं जाएंगे उपद्रवी। दैनिक जागरण का कहना है, बैकफुट पर किसान संगठन, उपद्रव के बाद 2 किसान संगठन आंदोलन से हटे। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, कोरोना पर केंद्र के नए दिशा निर्देश, पूरी क्षमता से खुलेंगे सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और एग्जीबिशन सेंटर। अमर उजाला की टिप्पणी है, कोरोना नियंत्रण क्षेत्र के बाहर सब कुछ अनलॉक। हिंदुस्तान का कहना है कि कोरोना के नए रूप के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र ने ब्रिटेन की उड़ानों पर रोक बढ़ाई। स्वदेशी कोवैक्सीन ब्रिटेन के नए वायरस पर भी प्रभावी, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ने एक शोध में किया दावा। बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम पॉक्सो कानून से बरी होने के मामले में बंबई उच्च न्यायालय के फैसले पर उच्चतम न्यायालय की रोक को जनसत्ता सहित अन्य अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स लिखता है, वेब सीरीज तांडव के निर्माताओं और कलाकारों को सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज एफआईआर और गिरफ्तारी में राहत देने से इनकार किया। न्यायालय ने कहा, लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर सकते। राजस्थान पत्रिका सियासी दांवपेच शीर्षक से लिखता है, बंगाल में नहीं थम रहा बगावत का दौर, तृणमूल की चिंता बढ़ी, 1.5 साल में 1 दर्जन से ज्यादा विधायक हुए भाजपाई, पाला बदले का खेल हुआ तेज। अमर उजाला की खबर है, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप सरकार का फैसला पलटा, H-1B वीजा के तहत जीवन साथी को काम की मंजूरी, भारतीयों को राहत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद सम्मेलन में संबोधन। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आज राष्ट्रीय कैडेट कोर की रैली को संबोधित करेंगे। 3 और रफाल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल। कोरोना महामारी के दौर में भारत ने 150 से अधिक देशों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई और भारत में निर्मित कोविशील्ड टीके की 5 लाख खुराकें आज श्रीलंका भेजी जाएंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।